हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो आज हम रिलेशनल अलजेब्रा जो आपने पढ़े थे सारे ऑपरेटर उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो AKTU में आए हुए हैं। साथ में आपका जो डिवीजन ऑपरेटर है वो आपको करा दूंगी और एक रीनेम ऑपरेटर है, इनका भी आइडिया आपको दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल जो डिवीजन ऑपरेटर है वो आपको न्यूमेरिकल के साथ ही समझा दूंगी क्योंकि तभी ज्यादा समझ आएगा। आपको एक क्या दे रखा है, रिलेशनल स्कीमा दे रखा है जिसमें आपकी 3 टेबल है, एक है स्टूडेंट, एक है एनरोल्ड, एक है सब्जेक्ट। स्टूडेंट एक ऐसी टेबल है जिसमें स्टूडेंट का नाम और उसकी आईडी, यानी कि आईडी जो है प्राइमरी की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। अगला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, कोड है और लेक्चरर यानी कि कौन पढ़ा रहा है कौन से सब्जेक्ट को। अब आपने देखा होगा, अगर आपको याद है ER डायग्राम में सब आपका लिखो स्टूडेंट और कोर्स, यह क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, एक रिलेशनशिप है। एक स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट में एनरोल हो सकता है और एक सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल किए जा सकते हैं। तो ये क्या है, M/N का रिलेशनशिप है। जब M/N का रिलेशनशिप होता है तो इसकी अलग टेबल बनती है, इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी एक साथ लिख दी जाती है। ये वो आपका क्या है, एक रिलेशनल स्कीमा दे रखा है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन टेबल्स में ना आके ऐसे ही आते हैं, तो आपको इसी तरह से करने की प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, What are the name of the student? नेम बताना है स्टूडेंट का जो कि एनरोल्ड है किसमें, CS30। आपका मतलब कौन से, उसमें आपको नेम बताना है उन स्टूडेंट का जो कि एनरोल्ड है किसमें, CS3020 में। अब नेम कहाँ से मिलेगा, यहां से मिलेगा, है ना। और किसमें है, एनरोल्ड मतलब कि कोड कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। यानी कि इन दोनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, स्टूडेंट्स के नेम। स्टूडेंट के नेम तो इस टेबल से मिल जाएंगे सारे, बट कौन से स्टूडेंट के नेम चाहिए जो एनरोल है इस कोड में। अगर मैं लिखती हूं स्टूडेंट, ठीक है, और यहां पे लिखती हूं आपका एनरोल, तो इससे मुझे क्या मिलेगी, एक टेबल मिलेगी, एक रफ टेबल मिलेगी जिसमें मेरे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, आईडी होगी, क्योंकि आईडी क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट है, एक बार मिलेंगे, नेम मिलेंगे और कोड मिलेगा। लेकिन वो स्टूडेंट मिलेंगे जो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड होंगे, जैसे कि नाम है ABCD, ठीक है। अब ये आईडी है इनकी 1 2 3 4, है ना। अब कोड कौन सा होगा, देखो ऐसे लिखा है जैसे CS302, CS904, CS103, CS302। तो यानी कि ये जो नेचुरल ज्वाइन करने से मुझे क्या मिल गया, एक टेबल बनी जिसमें वो सारे स्टूडेंट के नाम है जो किसी ना किसी कोर्स में एनरोल है। अब मुझे कौन से स्टूडेंट के वो चाहिए डेटा, मुझे उन स्टूडेंट का डेटा चाहिए जो इस वाले कोर्स में एनरोल है। तो मैं यहां लिखूंगी नेम, सॉरी नेम कह रही हूं, कोर्स, कोड, कोड इक्वल टू CS302। अगर आप इसे क्या मान रहे हैं कि एक स्ट्रिंग है तो इसे इस तरह से लिख दो, क्योंकि है तो ये स्ट्रिंग है। यानी कि अब इतनी बड़ी टेबल में से मुझे सिर्फ किनका डेटा मिल जाएगा, आईडी, नेम और कोड। मुझे सिर्फ डेटा मिलेगा जो CS302 में है, यानी कि 1 और आपका क्या आएगा 4, नेम है A, नेम है D, ये दोनों CS302 में एनरोल कर रखा है। अब मुझे क्या सारा डेटा चाहिए, नहीं, सिर्फ मुझे नेम चाहिए। तो यहां पे मैं क्या लगा दूंगी, पाई नेम। तो मुझे उन स्टूडेंट का नेम मिल जाएगा जो स्टूडेंट एनरोल्ड है इस कोड में। यानी कि अब सिर्फ मुझे एक प्रोजेक्शन लगाते ही मुझे एक टेबल मिलेगी छोटी सी जिसमें कि सिर्फ क्या होगा, नेम होगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आपको ना स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे ऐसे ये कोड, मतलब ये जो लिखी हुई है क्वेरी, तो आपको लगेगा अरे ये क्या क्वेरी है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसानी से कर लोगे।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट हेक्टर ने ले रखा है, मतलब आपको सब्जेक्ट का बारे में पता लगाना है कि कौन सा सब्जेक्ट हेक्टर ने ले रखा है। अब देखो स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो अगर मैं स्टूडेंट और एनरोल्ड को एक साथ नेचुरल ज्वाइन करा दूंगी, अगर मैं इतना कराती हूं तो मुझे पता चल जाएगा हर स्टूडेंट ने कौन सा कोड ले रखा है। और अगर मैं डालती हूँ नेम हेक्टर का, तो मुझे हेक्टर का क्या पता चल जाएगा, कोड पता चल जाएगा उसने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है। अगर मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ स्टूडेंट एनरोल, देखो आप कहेंगे मैम वैल्यू आप अलग अलग डाल रहे हो बार बार, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू डाल रही हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि मैं एक टेबल बना रही हूँ, मैं तो एक रफली इसको समझाने के लिए बना रही हूँ। तो अब अगर इनका नेचुरल ज्वाइन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बन के आएगी आईडी, आईडी कॉमन एट्रीब्यूट है, एक बार आएगा नेम आएगा और क्या आएगा कोड। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ए बी हेक्टर, हेक्टर इसका कोड होगा CS302, CS102, CS104, CS303, है ना, ये कोड है इनकी, ये आईडी है 1 2 3 4। मुझे एक टेबल मिल जाएगी जिसमें हर एक स्टूडेंट का नाम, उसकी आईडी और उसने कौन कौन सा कोड ले रखा है। अब क्या मुझे हर एक स्टूडेंट का डेटा चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए किसका डेटा, जिसका नाम हेक्टर है, तो नेम इक्वल टू हेक्टर, ठीक है। यानी कि इस बड़ी टेबल में से मुझे एक टेबल मिलके आएगी छोटी सी, जिसमें क्या लिखी होगी, आईडी, नेम एंड कोड, जो किसका होगा, हेक्टर का। अब क्या मुझे हेक्टर की कंप्लीट डिटेल चाहिए, नहीं, मुझे सिर्फ चाहिए किस सब्जेक्ट में एनरोल है। तो यानी कि रेदर देन कंप्लीट डेटा मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इसका कोड चाहिए। तो मुझे इतनी बड़ी टेबल में से सिर्फ कोड मिल जाएंगे। अब देखो हो सकता है कि डुप्लीकेट वैल्यू होती है, आपको पता है प्रोजेक्शन डुप्लीकेट हटा देता है कहीं, तो इसलिए मैं डुप्लीकेट या ऐसे वैल्यू लेके नहीं चल रही हूँ, क्योंकि वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, ये क्या है 303, ठीक है। वी आर दोबारा बता रही हूँ, आपको टेबल बनी हुई नहीं आएगी, यही स्कीम आएगा, लेकिन इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। अब अगला सेकंड हो गया। अब थर्ड, हु टीच, कौन टीच कर रहा है CS1500। तो आपको पता है टीचर यानी कि उस लेक्चरर का नाम चाहिए। अब देखो मेरे पास एक टेबल है सब्जेक्ट नाम की, जिसमें क्या लिखा हुआ है, कोड, और लिखा हुआ है लेक्चरर। अब कोड कौन सा है, देखो CS15000, हो सकता है CS150, क्योंकि CS1500 को A% पढ़ा रहा हूँ, CS1459 को B% पढ़ा रहा हूँ, CS1789 को C%, ऐसे ही कोड लिखे हुए होंगे। अब मुझे पता है कि आपने डुप्लीकेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कोड यहाँ पे प्राइमरी की है तो यूनिक ही होगी, यानी कि हर एक कोड को एक ही % पढ़ा रहा होगा, डुप्लीकेट नहीं हो गया। अगर ये कोड प्राइमरी की नहीं होती तो हो सकता था कि एक कोड को बहुत सारे फैकल्टी पढ़ा रहे हो। तो कौन टीच कर रहा है, तो यानी कि इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे लेक्चरर का नाम चाहिए जो इस कोड को पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कोड, कोड इक्वल टू CS1500। आपकी मर्जी है, इसे आप डबल कोट्स में लिख लो और नहीं तो सिंगल कोट, ये आपकी चॉइस है। अब मुझे क्या चाहिए, लेक्चरर का नेम चाहिए। तो यानी कि इसमें से सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट नाम की टेबल से पहले मुझे डेटा किसका मिलेगा, मुझे डेटा मिलेगा CS1500 का, यानी कि CS1500, ठीक है।
इसका नाम क्या है ए। अब इस टेबल में से सिर्फ लेक्चरार वाली आपको एट्रीब्यूट चाहिए, तो लेक्चरार वाला एट्रीब्यूट मिल गया ए। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, कौन टीच कर रहा है, आपका कौन सा सब्जेक्ट, CS1550 या आपका सी कोड 3020। तो देखो सिंपल सा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जरा सा चेंज है। देखो मेरे पास क्या दे रखा है, कोड दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, लेक्चरार दे रखा है ना। अब कौन कौन से कोड की बात की गई है, कोड बात की गई है CS1500 और कोड की बात की गई है CS3020। ये लेक्चरार ए ले रहा है, ये लेक्चरार बी ले रहा है। ठीक है, आपने ये टेम्परेरी ले लिया। अब ऐसे समझो, और ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे, मुझे नहीं पता कितने हैं। अब मुझे क्या चाहिए, लेक्चरार का नाम चाहिए, मुझे मिलेगा सब्जेक्ट से ही, तो आप लिखो सब्जेक्ट कोड इक्वल टू CS15, एक सेकेंड, आपका कोड इक्वल टू CS1500। और क्या है, और के लिए क्या यूज होता है, ये। ठीक है, कोड CS3020। आप चाहे सिंगल कोट्स में लिख लो, या देखो ये आप पे है कि अब देखो आपको पता है जब इंटीजर और कैरेक्टर आ रहे हैं तो ये स्ट्रिंग होगी, तो इम्प्लिसिट है लगाएंगे। अब इतना लिखने के बाद आपको ये बहुत सारी टेबल में से सिर्फ क्या मिलेगी, एक छोटी सी टेबल मिलेगी जिसमें कोड लिखा होगा और लेक्चरार लिखा होगा। ठीक है, और इसमें क्या डेटा होगा, CS1500 और CS323020, और इनका नाम दे रखा हो। क्या मुझे जो CS30 जिनका कोड है और 3020, क्या उनका कंप्लीट डेटा चाहिए, नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, किसने टीच किया, यानी कि लेक्चरार का नेम, यानी कि लेक्चरार, क्योंकि नेम यहाँ पे लेक्चरार के तौर पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, हो गया ये आपका क्वेश्चन। अब अगला है, हु टीच एटलीस्ट 2 डिफरेंट सब्जेक्ट। देखो आपको पूछा गया है कौन जो है 2 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, अब इसका एक सिंपल सा समझो, मेरे पास क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट टेबल है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक तो कोड लिखा हुआ है और लिखा हुआ है सपोज ए पर्सन, बी पर्सन, ए पर्सन, सी, बी। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, लेट CS102, CS150, CS444, है ना, CS239, CS15। क्वेश्चन क्या है कि कौन से लेक्चरर एटलीस्ट 2 डिफरेंट, क्योंकि हम एटलीस्ट की बात कर रहे हैं तो हम ज्यादा नहीं लेते, लो चलो सपोज बी, CS192। अब ए जो है 2 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और बी जो है 2 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, एक तो ये टेबल है, ठीक है, अब दूसरा क्या करें, मैंने इसी टेबल को नाम दे दिया S1। ठीक है, और दूसरी टेबल बनाई कोड लेक्चरर, CS102A, CS44B, CS150A, CS239C, CS152B, CS192B।
ठीक है, यही एक टेबल थी, इसको नाम दे दिया S1 और यही टेबल को दूसरा नाम दे दिया S2। ठीक है, अगर इनके बीच में क्या करते हो, नेचुरल ज्वाइन करते हो, तो देखो क्या टेबल बन के आएगी। आपको पता है ये आ जाएगा, यानी कि एक तरह से जब दोनों एट्रीब्यूट सेम है तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। आपको कहने का मतलब है यही का यही जो इनमें कॉमन है, आपको पता था, मैंने आपको बताया था जब दोनों एट्रीब्यूट सेम होते हैं, यानी कि सारे एट्रीब्यूट सेम होते हैं तो इंटरसेक्शन की तरह वर्क करता है, यानी कि आपका S1 नेचुरल जॉइन S2 किसकी तरह वर्क करेगा, S1 इंटरसेक्शन S2 की तरह। जब सारे एट्रीब्यूट कॉमन है तो इनमें कॉमन क्या है, कोड लेक्चरर, तो इनमें कॉमन है CS 102A CSS, यानी कि एक तरह से देखा जाए पूरी की पूरी टेबल वापस लौट के आ जाएगी, यानी कि CS 102 CS 44B, ठीक है, एज इट इज पूरी की पूरी टेबल लौट के आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरे पास अब आपको पता है नेचुरल जॉइन में ये लिख के आ जाएगा, लेकिन अब मैं करूंगी क्या, देखो दो ऑप्शन है करने के, एक तो हो सकता है कि मैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगा दूं, लेकिन अगर मैं इसमें सिर्फ नॉर्मल नेचुरल जॉइन लगाऊंगी तो क्या होगी भाई, जो कॉमन है वो एज इट इज आ जाएगा। तो इससे अच्छा मैं क्या लगाती हूँ इनके बीच S1, अभी देखो अभी पूरा क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, S2 इसमें लिखती हूं कि जो आपका S1 लेक्चरर है वो इक्वल होना चाहिए S2 लेक्चरर के इक्वल। ठीक है, बट जो क्या है, जो कोड है S1 कोड वो नॉट इक्वल टू S2 कोड। अब देखो अगर आप ऐसे लिखते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, थीटा जॉइन लगा रहे हो, नेचुरल जॉइन नहीं लगा रहे हो। थीटा जॉइन अगर आप ऐसे लगाते हो तो आपको किन का डेटा मिलेगा, यानी कि आपका जो लेक्चरर है वो सेम होना चाहिए। अब आपको एक टेबल बन के आएगी जिसमें कि आपका लिखा होगा S1 डॉट कोड, S1 डॉट लेक्चरर, S2 डॉट कोड, S2 डॉट। मैंने नेचुरल ज्वाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई नेचुरल ज्वाइन करती तो मेरी दो ही आती है और जो आपकी जो कॉमन वाला क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट है वही आते हैं, दो ही टेबल आती, कुछ फायदा नहीं होता नेचुरल ज्वाइन लगाने का। इसलिए मैंने क्या लगाया, थीटा ज्वाइन लगाया। ठीक है, अब आपने जब थीटा ज्वाइन लगाया तो एक चीज समझो, आपने क्या करा कि S1 डॉट लेक्चरर इक्वल टू S2 डॉट, अब देखो दोनों चीजों से करके दिखाऊंगी। अब मैंने क्या करा, S1 डॉट लेक्चरर, अब मैंने क्या बोला, लेक्चरर का नेम तो सेम होना चाहिए। अच्छा, लेक्चरर का नेम क्या है, सेम है, लेकिन क्या सेम नहीं होना चाहिए, कोड। तो यहां पे क्या आएगा, CS 102A CS 100। ठीक है, फिर मैं B ढूंढूंगी, यहाँ पे B है कोड सेम है, B है कोड डिफरेंट है, तो यानी कि यहाँ पे आएगा CS 44B आपका B CS 152। देखो कैसे हुआ, जब मैंने लेक्चरर देखे, लेक्चरर सेम इन दोनों में लेकिन कोड डिफरेंट से इसमें है, तो ये वाला कोड आ गया। अब मैंने B को देखा, B कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये तो कोड सेम है, ये कोड डिफरेंट है। अब क्या आएगा CS, अगला क्या आएगा आपका 152 CS 1। अब देखो ये जो है इसके साथ कनेक्ट होगा, रुक जाओ, अब लिखा जाएगा CS 44B है ना, B CS 194। ठीक है, अब अगर एक ही बात आएगी तो 150 आपका ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा CS 150
आपका यहाँ आएगा ए और जब आपका 150 आएगा, आपका ए में क्या है 150, तो यहाँ पे मैंने गलत लिखा, ये भी है 150, तो 150 तो नहीं आएगा, 102 आ जाएगा, यहाँ 150 है, 102। तो इस तरह से आपको टेबल मिल जाएगी, यानी कि आपको वो लेक्चरार मिल जाएंगे जो 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। यानी कि देखो आपने क्या बोला, इन दोनों के बीच में क्या होना है, थीटा जॉइन, यानी कि S1 कोड S2 लेक्चर, यानी कि सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे। अब क्या होगा चेक कि जो लेक्चरार है ये वाला और ये वाला लेक्चरार ये सेम होना चाहिए, पर कोड सेम नहीं होना चाहिए। देखो ये कोड ये है, ये कोड, यानी कि इसके अंदर वो आएंगे जो 2 या 2 से ज्यादा लेक्चर पढ़ा रहे हैं। अब इनका सारा डेटा आ जाएगा। क्या मुझे सारा डेटा चाहिए? नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ उनके नेम। तो यानी कि मैं क्या लिख दूंगी, लेक्चरार। अब ठीक है, अब मैंने ये तो एक आपको करके दिखाया रफली, अब इसमें सही से कैसे लिखेंगे। अब देखो सही से लिखने का तरीका, मेरे पास एक टेबल थी, वो टेबल का नाम क्या है, सब्जेक्ट, उसको मैंने, उसी टेबल को मैंने दूसरा नाम दे दिया रीनेम ऑपरेटर से, वो क्या है S1। ठीक है, सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट, ये जो आपकी टेबल है सब्जेक्ट नाम की, इसके मैंने 2 टेबल बना ली, एक का नाम S1 एक का नाम S2। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी, तो जितने एट्रीब्यूट इसमें हैं उतने हैं, दोनों आएंगे। वो क्या लिखी, जो आपका S1 यानी कि इस टेबल का जो लेक्चरार है वो क्या होना चाहिए, S2 लेक्चरार के इक्वल होना चाहिए। यानी कि देखो अगर ए की बात की जाए तो ए सेम है, लेकिन कोड सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि S1 डॉट कोड नॉट इक्वल टू S2 डॉट कोड। ठीक है, अब इतना करने से, और यहाँ पे इनके बीच में क्या लगेगा, आपका एंड, यानी कि जो लेक्चरार है उनके नेम सेम होने चाहिए, पर उन दोनों के कोड सेम नहीं होने चाहिए। तो देखो अगर मैंने लिखा CS202, तो लेक्चरार का नेम यहाँ सेम है, यहाँ, अब देखो लेक्चरार का नेम कहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, लेकिन कोड किस में डिफरेंट है, यहाँ पे। तो ये वाला नेम आ जाएगा बी में, आपका लेक्चरर का नेम यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, लेकिन यहाँ कोड सेम नहीं है, तो दोनों बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे ही ए की वैल्यू आ जाएगा। सी देखो, सी में नाम सेम है बट कोड सेम है, यानी कि ये एक ही क्या पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। अब अगर मैं बोलती एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, तो क्या होता कि इसी सब्जेक्ट के 3 आप टेबल बना लेते रीनेम ऑपरेटर से, इसे बोला जाता है रीनेम। ठीक है, ये जो सिंबल है ये रीनेम का है। मैंने इसके नीचे S1 लिख दिया, इसका मतलब है जो टेबल है सब्जेक्ट नाम की, ये जो है S1 से रिप्रेजेंट हो रही है टेम्पररी, और ये S2 से। अब अगर मैं बात करूं B की, तो B के लिए आ जाएंगे, A के लिए, यानी कि यहाँ पे अब देखो जब आप क्या करोगे, लेक्चरार के नेम निकालो, तो आप कहेंगे मैम तो डुप्लीकेट है, लेकिन जब मैंने लिखा S1 डॉट आपका लेक्चरर, ये क्या है, आपकी डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव कर देता है, तो सिर्फ आपको आंसर आएगा ए और बी, क्योंकि ए और बी ही, देखो सी सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ए जो है 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बी जो है 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो इसकी मदद से आपको वो सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो क्या है, एक से ज्यादा क्या पढ़ा रहे हैं, आपके सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अब आपकी चॉइस है, चाहे आप S1 डॉट लेक्चर लिख दो या S2 डॉट लेक्चर लिख दो, ये आपकी चॉइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। S1 डॉट लेक्चरर, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा। देखो अगर मैं नेचुरल जॉइन लगाती, दोबारा समझो एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं नेचुरल जॉइन लगाती तो दोनों कोड इंपॉर्टेंट है, एक ही बार आते, यानी कि टेबल रिपीट हो जाती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन अब अच्छा चलो एक बार नेचुरल जॉइन से भी करके देखते हैं। देखो कैसे होगा, अगर मैंने ये टेबल लिखी,
तो मेरे पास एक ही टेबल आएगी जिसमें कि कोड होगा और लेक्चर होगा। एज इट इज लिख के आ जाएगी S1102A CSS44। तो आप ये तो एक ही टेबल है, ये तो ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो फिर आपका फायदा क्या होता? आपका कोई फायदा नहीं होता। आपको क्यों इसकी जरूरत पड़ी थीटा जॉइन की? क्योंकि चारों के चारों एट्रीब्यूट आएंगे, S1.code S2.lecture ये तब लिख के आता है टेबल का नाम साथ में जब इनके एट्रीब्यूट के नाम सेम होते हैं। नेचुरल जॉइन का मतलब यही है कि एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए। जब दोनों ही एट्रीब्यूट सेम है तो दोनों ही टेबल आ जाएगी, फायदा क्या है? ठीक है, और बिल्कुल सेम ही वैल्यू है ना। तो इसी वजह से हमने किसको चूज करा? थीटा जॉइन को रेदर देन नेचुरल जॉइन। देखो 99% क्वेश्चन में आपका नेचुरल जॉइन ही यूज होगा, थीटा जॉइन बहुत रेयर और बहुत कम यूज होता है। लेकिन अब इस तरह का क्वेश्चन था, एक ही टेबल में से हमें पता लगाना था कौन कौन से फैकल्टीज जो हैं डिफरेंट सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं एक से ज्यादा। तो आपने इसी टेबल को S1 मान लिया, इसी टेबल को S2 मान लिया। अब लेक्चरर का नेम तो सेम हो बट कोड डिफरेंट हो। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चन। अब आपसे बोला गया, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग टाइप आया, बाकी तो सारे सेम ही आ रहे हैं। Who are the what are the name of the student? नेम क्या होगा स्टूडेंट का जो एनरोल्ड है आपके CSS 1550 में और CSS 307 में। अगर मैं क्या करूं, देखो स्टूडेंट एनरोल्ड, अगर मैं इनके बीच क्या करती हूं, ज्वाइन करती हूं, तो मुझे क्या मिलेगी? एक टेबल मिलेगी जिसमें आईडी, नेम और कोड होगा। अब मुझे पहले कौन सा कोड चाहिए? CSS 1500। तो CSS 150 मुझे क्या चाहिए? कोड, कोड इक्वल टू CS 1500, यानी कि अब जो कोड होगा CS 1500 CS 1500 में जो स्टूडेंट एनरोल होंगे, यानी कि दो स्टूडेंट एनरोल हैं A और B, उनका डेटा उठ के आ जाएगा, यानी कि A और B का डेटा उठ के आएगा rather देन सबका डेटा उठने से। अब मुझे क्या चाहिए इनका? मुझे इनका क्या चाहिए? सिर्फ नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? नेम। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने क्या लिखा? स्टूडेंट एनरोल्ड, कोड इक्वल टू CS 307 नेम। जब मैंने स्टूडेंट एनरोल में नेचुरल ज्वाइन करा तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के नाम मिल गए जो इस वाले कोड में एनरोल थे, और मुझे किसके मिल गए? जो 307 में थे। इनके बीच में अगर यूनियन लगा दिया तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि या तो 1500 में एनरोल है या 307 में। अब अगर आप कहेंगे कि मैम कैसे हुआ, देखो अगर मेरे पास क्या है, स्टूडेंट और एनरोल्ड को अगर मैं नेचुरल ज्वाइन करती हूँ, नेम और क्या है आपका कोड। ठीक है, अब देखो CS 1500, अब CS 307 ABC। अगर मैंने स्टूडेंट ये किया, यहाँ पे 1 2 3 इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट का नाम निकाला, उनका डेटा निकाला जो 1500 में एनरोल है। 1500 में कौन एनरोल है? आईडी, नेम, कोड 1 और 3, A और C, CS 1500
और CS1500, यानी कि ए और सी किस में एनरोल्ड है, 1500। इनका नेम लिख लिया, यानी कि इनका नेम क्या आ गया, आपका इनका नेम आ गया ए और सी। अब मैंने वो स्टूडेंट निकाले जो 307 में एनरोल है। 307 में आपका आईडी, यानी कि यहाँ पे क्या डेटा आएगा, आईडी आएगी, नेम आएगा और कोड आएगा। तो सिर्फ क्या आएगा, 2BCS307। अब 307 में जो नाम है वो क्या नाम है, बी। अब इन दोनों का यूनियन कर दिया, यानी कि मेरे पास उन सारे बच्चों के नाम आ गए जो या तो ए में एनरोल्ड है या या तो स्कोड में एनरोल है या स्कोड में एनरोल है। बस ये हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो दोनों में एनरोल्ड है, ठीक है। अब दोनों में एनरोल के लिए देखो, टेबल का डेटा उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा, स्टूडेंट और एनरोल्ड में अगर मैं क्या करती हूं, स्टूडेंट एनरोल्ड में अगर मैं नेचुरल जॉइन लगाती हूं तो यहाँ पे मुझे आईडी मिल गई, नेम मिल गया, कोड मिल गया। अब स्टूडेंट है ए बी सी और ए, ठीक है। जो क्या है, कोड क्या क्या दे रखे हैं, बस हम वही लिख लेते हैं, CS1500, CS1200, CS1200। तो सबसे पहले मैंने कौन से निकाले स्टूडेंट, उन स्टूडेंट को निकाला जो कोड से बिलोंग कर रहे हैं CS1500, और उनके क्या नेम निकाल लिए, ठीक है। अब दूसरा क्या किया, मैंने उन नेम्स को निकाला जो दोनों में हो रहे हैं। अब देखो, इस कोड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, एंड यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। जो स्टूडेंट के नेम इसमें प्रेजेंट हैं, रुक जाओ, ये यहाँ पे नेम हटा देते हैं। पहले आपने सबसे पहले डेटा निकाल लिया, इतना क्या निकाला, CS1500 आईडी, नेम, कोड। आपने निकाला CS1500A और यहाँ पे 1, ठीक है। जो 1500 में है, इधर आपने कोड निकाला, उनकी डिटेल निकाली, CS1200, ठीक है, यही है, ओ सॉरी, CS1200। यहाँ पे लिखा स्टूडेंट, पहले हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, पहले आधा आधा लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इसी टेबल से मैंने उनकी डिटेल निकाली, यानी कि आईडी, नेम एंड कोड, जो कि CS1200 में एनरोल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेम निकाला, तो यहाँ पे नेम निकल के आ गया, यानी कि ये उन लोगों का नेम है जो CS1500 में क्या है, एनरोल है। अब अगर मैंने यहाँ नेम निकाला तो यहाँ उन बच्चों का नेम निकल के आएगा जो कि CS1200 में। अगर इनके बीच में इंटरसेक्शन लगा दिया, इसका मतलब
जो इन दोनों में है, जो इन दोनों में है वो क्या है? ए। तो ए इज योर आंसर। ठीक है, ए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर, अब अगला ये आपका है, इसमें आप प्राइमरी की मान लो एसएसएन, आपका ये आपका कोर्स एंड टाइटल, यहाँ पे कोड है और ये एसएसएन कोड। ठीक है, प्राइमरी की दे रखी होती है कुछ में बनी हुई, क्योंकि इसमें आप ये देखोगे खास कोई नीड नहीं होती है ना, इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता। देखो बनी हुई है। अब आपका करते हैं, ये अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे पूछा गया है लिस्ट द कोड ऑफ कोर्सेज, यानी कि एक स्टूडेंट है टेबल और एक कोर्स है, एक रजिस्टर है। स्टूडेंट क्या है? ये बहुत सारे स्टूडेंट के नेम एंड आइडिया, वो कौन कौन से उसमें, कोर्स कौन कौन से कोर्स में, किस किस में रजिस्टर। आपको कोड निकालने हैं कोर्सेज के जिसमें एटलीस्ट 1 स्टूडेंट रजिस्टर। देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट के नाम दे रखे, जरूरी नहीं है ये रजिस्टर हो। ये जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट के नाम और कोड दे रखे, यानी कि नाम इन सेंस एज एन, ये एसएसएन क्या है? एक तरह का इनका रोल नंबर है जो बता रहा है ये पर्सन इस कोड में एनरोल है, और कोर्स क्या बता रहा है? कोड का नाम और टाइटल। अब आपसे पूछा गया है उन कोड के कोर्स, लिस्ट द कोड ऑफ कोर्सेज, उन कोर्सेज के कोड बताओ जिसमें एटलीस्ट एक स्टूडेंट क्या हो? आपका रजिस्टर्ड हो। ठीक है, देखो स्टूडेंट आपका एक टेबल है जिसमें सारे स्टूडेंट दे रखे हैं, जरूरी नहीं है वो सारे रजिस्टर हो या ना हो। कोर्स में क्या है? सारे कोर्स का आइडिया दे रखा है, इससे हमें नहीं पता चल रहा, कंफर्मेशन नहीं हो रही कि क्या आपका जो कोर्स है सारे, उनमें सारों में ही कोई ना कोई स्टूडेंट। लेकिन रजिस्टर्ड एक ऐसी टेबल है जिसमें वही कोड लिखे होंगे जो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के थ्रू लिए गए होंगे। तो अगर मैं लिखती हूं कोर्स आपका नेचुरल जॉइन रजिस्टर, अगर मैं ये लिखती हूं तो मुझे इससे टेबल बन के आएगी। वो टेबल क्या होगी? कोड, टाइटल और एसएसएन, यानी कि यहाँ पे वो सारे कोड आएंगे जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू लिए गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर्ड वाले कोड है, यानी कि एसएसएन रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपोज पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, इसने कोड लिया है A1, इसने कोड लिया है A2, इसने कोड लिया है A3, इसने लिया है A1। इसमें वो कोई भी कोड नहीं आएगा जो किसी के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कोर्स वाली टेबल में सारे कोड दे रखे थे। इसे करते ही आपको सिर्फ वो कोड मिलेंगे जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू क्या होंगे? रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका एक और तरीका है सीधा करने का भी। सिर्फ आपको क्या चाहिए थे? कोड। देखो ये एक मैंने तरीका बता दिया, लेकिन आपको एक तो ये तरीका और सिंपली क्या निकाल लो? कोड, तो यानी कि कोड का डेटा मिल जाएगा। लेकिन अब इससे भी छोटा सा क्वेश्चन, आपसे क्या बोला गया है? कोड बताने हैं कोर्सेज के जो रजिस्टर्ड टेबल में वही कोड होंगे जो क्या होंगे? रजिस्टर्ड होंगे। तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, सबसे छोटी क्वेरी। क्यों भाई? इस वाली टेबल में वही कोड होंगे जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, अब अगला क्या बोला गया? लिस्ट द टाइटल ऑफ रजिस्टर्ड कोर्स। अब देखो ये वाली लाइन यहां काम आ जाएगी। कोर्स में टाइटल है, उसका कोड है, रजिस्टर्ड में सिर्फ वो कोड हैं जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू लिए गए। कैसे पता चल रहा है? एसएसएन के थ्रू। अब मुझे वो कोर्स के टाइटल चाहिए जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है। तो पहली लाइन तो मैं यही लिखूंगी, कोर्स रजिस्टर्ड, यानी कि यहाँ पे मुझे सारे क्या मिल जाएंगे? स्टूडेंट के एसएसएन, साथ में मिल जाएंगे टाइटल उन कोर्सेज के जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू लिए गए हैं, और इतना लिखते ही यहाँ पे
टाइटल। सपोज A1 वो टाइटल का नाम Z1 से लिख लेते हैं, Z1 Z2 Z3 Z4। तो मुझे आउटपुट में जो टाइटल मिलेगा उसमें Z1 Z2 Z3 Z4 मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा था क्योंकि इसमें इतना करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर एक चीज समझो, एक क्वेरी 1000 तरीके से लिखी जा सकती है। जिस तरह से मैंने क्वेरी लिखी है जरूरी नहीं है कि उसी तरह से क्वेरी लिखी जाए, आपकी चॉइस है, आप डिफरेंट तरीके से भी क्वेरीज लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो अगला क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ कोड ऑफ कोर्सेज, यानी कि कोर्सेज के कोड चाहिए फॉर विच नो स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड, यानी कि जिसके लिए कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर ना करा हो। अच्छा एक चीज समझो, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। इसमें क्या लिखे हुए हैं, सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं। अगर मैं लिखती हूं कोड और कोर्स, इस लाइन से मतलब क्या है, मेरे पास एक टेबल है कोर्स नाम की जिसमें कोड है और साथ में टाइटल है। अब कोड में जैसे सपोज A1 A2 A3 A4, इनका टाइटल है Z1 Z2 Z3 Z4। अब मेरे पास एक रजिस्टर्ड टेबल है, रजिस्टर टेबल में क्या है, SSN और कोड 1 2 3 4। कोड है A1 A2 A1 A2, ये सारे कोड हैं। इनमें से सिर्फ A1 A2 में कोई ना कोई एक स्टूडेंट, एक से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर है। अब मैंने अगर ये कोड निकाला, इसका मतलब है कोर्सेज में जितने भी कोड हैं, यानी कि कोर्स टेबल में जितने भी कोड हैं, चाहे वो किसी स्टूडेंट के थ्रू रजिस्टर हो या ना हो, वो आपने एज एन आउटपुट निकाल दिए। ठीक है, अब अगर मैं क्या करती हूं, कोर्स अगर मैं इन दोनों का क्या कराती हूँ, नेचुरल ज्वाइन, तो क्या आएगा, देखो एक तो कोड आएगा, टाइटल आएगा और SSN आएगा। कोड जो है कॉमन है, तो ये आएगा A1 Z1 1। अब यहाँ पे इसके साथ मैच नहीं हो रहा, अब आएगा A1 Z1 आपका 3। अब A2 Z2 2। अब दूसरा A2 Z2 और 4। A3 है कहीं नहीं, A4 है नहीं, यानी कि इससे पता चल रहा है 1 और 3 रोल नंबर ने A1 कोड ले रखा है, 2 और 4 ने A2, यानी कि ये नेचुरल ज्वाइन करने से कैसे हुआ, देखो A1 Z1, A1 किसके साथ है, यहाँ है, तो A1 Z1 1, A1 Z1 3, A2 Z2 2, A2 Z2 4। अब A3 नहीं है, A4 नहीं है, यानी कि यहाँ पे मुझे वो कोड मिले जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है। अब इसमें से सिर्फ मैंने क्या निकाल लिए, कोड निकाल लिए, यानी कि अब अगर मैं कोड निकाल लूंगी तो डुप्लीकेट कोड नहीं आएंगे, सिर्फ एक बार आएगा A1 एंड A2। अगर इनके बीच में मैं माइनस लगा दूं, मेरे पास यहाँ पे टोटल कोर्स से जितने भी नीडेड है, यहाँ वो कोर्स है जो किसी स्टूडेंट के थ्रू क्या करे गए हैं, एनरोल। अगर मैं इसमें से इन्हें माइनस करूं तो मेरे पास सिर्फ वो आएंगे जो इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें नहीं। A1 इसमें प्रेजेंट है, A2 इसमें प्रेजेंट है, A3 नहीं है, तो A3 और ये क्या है, A4। तो इस तरह से हमने वो कोर्स निकाल लिए जो किसी भी स्टूडेंट के थ्रू रजिस्टर नहीं है। देखो कोर्स और रजिस्टर करने का मतलब है सिर्फ
वो कोर्सेज आएंगे जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू रजिस्टर्ड है और वो कोर्स निकाल लिए। यहाँ पे टोटल कोर्स है चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं। माइनस लगाने का मतलब है सिर्फ वो कोर्स आएंगे जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू रजिस्टर किए गए होंगे, एटलीस्ट वन स्टूडेंट के थ्रू तो वो रजिस्टर होंगे। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन होता है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द टाइटल ऑफ द कोर्स फॉर विच नो स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड। सेम कोड की जगह बस क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। आपके पास यहां पे क्या है, अगर आप लिखते हो कोर्स रजिस्टर, एक सेकेंड, ये आ गया है ना, इसी से ही यहीं पे कर लेते हैं। अगर मैंने ये लिखा है कोर्स रजिस्टर, ये वो सारे क्या है, कोर्स हैं, मतलब ये वो सारे कोर्स हैं जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू क्या होंगे, रजिस्टर होंगे। अब यहां पे अगर मैं टाइटल, तो ये टोटल टाइटल्स है। अभी अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, कोड की जगह टाइटल लिख दूं, यानी कि मैंने कोर्स के सारे टाइटल निकालिए जितने भी टाइटल थे, यानी कि Z1, Z2, Z3, Z4। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो टाइटल्स आएंगे जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू लिए गए होंगे, एनरोल्ड किए गए होंगे। तो यहाँ पे टाइटल आ गए Z1 एंड Z2। अगर मैं यहाँ कोड की जगह टाइटल लिख दूंगी, क्वेश्चन यही तो बोला गया, टाइटल ऑफ द कोर्स फॉर विच नो स्टूडेंट आर रजिस्टर्ड। तो भाई पहले ये वो टेबल है जिसमें कोई ना कोई स्टूडेंट क्या है, रजिस्टर्ड है। ये वो टेबल है जिसमें टोटल कोर्स हैं, उनके टाइटल है। अगर मैं माइनस करूंगी तो मुझे वो टाइटल मिल जाएंगे जो किसी भी स्टूडेंट के थ्रू एनरोल नहीं किए गए हैं। तो सिंपली यही क्वेश्चन है, बस इसमें स्लाइड सा चेंज हो जाएगा। चलो तो इसे लिखते हैं, आपका यहाँ पे टाइटल आ जाएगा कोर्स, यहाँ पे टाइटल कोर्स रजिस्टर। ठीक है, अब अगला चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है नेम निकालना है उन स्टूडेंट्स का, यानी कि नेम निकालना है उन स्टूडेंट का और टाइटल निकालना है ऑफ द कोर्स दे आर रजिस्टर्ड टू। अच्छा है, एक चीज देखो, अगर मैं टेबल बनाती हूं, सबसे पहले अगर मैं सिंपल ऐसे लिखती हूँ, डायरेक्ट करते हैं, अगर मैं लिखती हूँ कोर्स और इनके बीच में नेचुरल जॉइन, ठीक है, अगर मैं इन दोनों के बीच में नेचुरल जॉइन करती हूं तो इसका मतलब क्या है, मुझे वो कोर्स मिलेंगे जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू क्या होंगे, रजिस्टर होंगे। यानी कि कोड, आपका क्या आ गया, टाइटल आ गया, और क्या आ गया, यानी कि सपोज कोड 1 मैं A1, A2, A3, A4, 1, 2, 3, 1, टाइटल है Z1, Z2, Z3, Z। ठीक है, अब मैंने ये कर लिया। अब मेरे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट में मुझे नेम चाहिए स्टूडेंट के और टाइटल चाहिए कि वो किस उससे एनरोल। देखो इन दोनों के बीच कोड क्या था, सेम, और यहाँ पे क्या मिल गया, SSN। अब देखो ये वाली टेबल बनाई मैंने स्टूडेंट वाली, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखो मैं सारा डेटा नहीं लिख रही हूँ, जस्ट गिवन एग्जांपल कि आप समझ सको। क्या आएगा, SSN, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका मेजर। ठीक है, मेनली मुझे SSN की नीड है तो मैंने 1, 2, 3। नेम क्या है आपका, AR, JR, MR। ठीक है, बाकी की नीड नहीं है, इग्नोर कर दिया।
अब अगर मैं इन दोनों के बीच क्या करती हूँ, नेचुरल जॉइन, देखो ये वो सारे कोड है जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू रजिस्टर है। अब मुझे पता लगाना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है किस कोड में रजिस्टर है, मुझे उसका टाइटल चाहिए और उसका नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब इन दोनों के बीच में अगर मैं नेचुरल जॉइन करती हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा, एक तो कोड मिलेगा, टाइटल मिलेगा, SSN मिलेगा, नेम मिलेगा। अब क्या, क्योंकि किसके बीच में होगा, SSN, एड्रेस, मेजर, सारे की जरूरत नहीं है, उसकी हम डिटेल नहीं लिख रहे हैं। अब A1 Z1 1 1 क्या है, AR, फिर क्या है A2 Z2 2 आपका ZR, A3 आपका क्या है Z3 आपका 3MR, आपका क्या है कोड A4 Z4 1 और 1 का क्या है AR। मुझे ये टेबल मिल गई, जिस देखो ये वाली टेबल थी कि कौन सा मतलब कि कौन कौन से कोड जो है किस किस स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या यूज करा गया, उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर एनरोल किए गए, ये टेबल थी, इसमें स्टूडेंट का नाम था। अब आपने देखा कि A1 कोड कौन से स्टूडेंट के थ्रू लिया गया है, 1 का, उसका नाम क्या है AR। तो अब मुझे चाहिए क्या, मुझे सबसे पहले मैंने तीनों का क्या कर दिया, नेचुरल ज्वाइन कर दिया, किसका, कोर्स रजिस्टर एंड स्टूडेंट का। इतना करते ही मुझे ये टेबल मिल गया जिसमें कंप्लीट डिटेल है, कोड क्या है, किस स्टूडेंट के थ्रू कौन सा कोड लिया गया है, टाइटल क्या है, नेम क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम और टाइटल। तो मुझे इस बहुत बड़ी टेबल में से क्या मिलेगा, नेम, जिस फॉर्म में लिखूंगी उसी में मिलेगा। तो पहले नेम आएगा फिर टाइटल, यानी कि AR ZR MR AR Z1 Z2 Z3 Z4। अब आप कहोगे मैम AR 2 बार आ रहा है, लेकिन अभी देखो नेम और टाइटल, AR के थ्रू Z1 भी लिया गया है, Z4 टाइटल भी लिया गया है। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएंगे, वो सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो किसी कोर्स में एनरोल है, उनका नेम और टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है सिक्स्थ और सेवंथ ऑलमोस्ट सेम से ही है, कुछ खास चेंज नहीं है। क्या बोला गया है, SSN निकालना है स्टूडेंट का हु आर रजिस्टर फॉर बोथ डेटाबेस सिस्टम, यानी कि आपका टाइटल, और साथ में एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, यानी कि जो आपके स्टूडेंट डेटाबेस के लिए भी हैं और क्या है उसके लिए। तो आपको ये निकालना है। अब अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं कोर्स और रजिस्टर में करती हूँ नेचुरल ज्वाइन तो मुझे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और मैं क्या, अगर ये देखो, अगर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कोर्स और रजिस्टर में नेचुरल ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, कौन सा स्टूडेंट कौन से कोड में है। अब साथ में अगर मैं नेचुरल ज्वाइन कर देती हूँ स्टूडेंट के साथ, चलो खैर मैं आपको एक साथ करके दिखाती हूँ। अगर मैं कोर्स और रजिस्टर में करती हूँ तो मुझे कोड मिलेगा, टाइटल मिलेगा और SSN मिलेगा, मतलब कि कोड A1 A2 A3 में 1 2 1, टाइटल Z1 Z2 Z3। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट नाम, यानी कि मुझे इन दोनों का कंबाइन करके पता चल गया कि ये कोड्स, भाई देखो कोड्स बहुत सारे दे रखे होंगे, उनमें से सिर्फ 3 कोड्स हैं जो किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू लिए गए हैं। अब अगर मैं इसके साथ स्टूडेंट का नेचुरल ज्वाइन करती हूं, स्टूडेंट का नेचुरल ज्वाइन करने का मतलब है, पहले यहाँ पे SSN लिखा हुआ है, ठीक है, अब 1 2 3 4 नेम लिखा हुआ है,
टाइटल, अच्छा हाँ खैर मैं एक चीज लिखती हूँ यहाँ पे, टाइटल के नाम पे यहाँ दे रखा है हुआ रजिस्टर फॉर डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस लिख देती हूँ, और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, अब यहाँ पे कोड नंबर A1 जो लिखा हुआ है कोड नंबर 3 के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही लिखा, सिर्फ टेम्परेरी आप लिख रहे हो DB। अब यहाँ नेम है AR, यहाँ डेटा लिख दिया। ठीक है एक्स्ट्रा। अब मैं अगर इन्हें ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि देखो नेम है, एड्रेस है और क्या है मेजर, इनकी मुझे जरूरत नहीं है तो इनके बारे में कुछ नहीं लिख रही। अब इनके बीच में नेचुरल ज्वाइन होगा तो SSN के बेसिस पे होगा, तो यानी कि कोड टाइटल SSN नेम क्या है एड्रेस और मेजर। अब देखो SSN के बेसिस पे होगा A1 डेटाबेस 1 AR। अब ये किसी और के साथ मैच नहीं कर रहा। A2 डेटाबेस 2 MR, A3 AA, ये 1 के साथ मैच कर रहा है AR, ये क्या लिखा है A4 डेटाबेस यहाँ पे SSN 3 ZR, 4 नाम का कोई है ही नहीं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए इन दोनों को कंबाइन करके। देखो स्टूडेंट मेरे पास 4 थे, पर 4 में से सिर्फ 3 स्टूडेंट आए हैं, मतलब 1 2 3 रोल नंबर आया है, जिसमें कि 1 जो है आपका डेटाबेस और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में है, और इसमें वो आए हैं जो डेटाबेस में। ठीक है, इतना करते ही अब मुझे क्या चाहिए, अब पहले मैंने निकाले वो जो डेटाबेस में है, यानी कि जो आपका टाइटल है। अब आप कहेंगे मैम आप अकॉर्डिंगली टाइटल को कभी Z1 मान रहे हो कभी Z2 मान रहे हो। देखो मुझे को नहीं पता कि टाइटल में क्या क्या लिखा हुआ है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके अकॉर्डिंग ले रही हूँ। ठीक है, डेटा बेस ठीक है, आपका डेटाबेस सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ वो आपके वो डेटा निकल के आएगा जो डेटाबेस में प्रेजेंट है, यानी कि आपके पास क्या मिलेगा, कोड A1 A2 A4, टाइटल डेटाबेस 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 SSN 1 2 3 और नेम AR ZR, यानी कि इससे आपको वो डेटा मिलेगा जो सिर्फ डेटाबेस में प्रेजेंट है। अब अगर मैं नीचे इसी चीज को रिपीट में लिख दूं, कोर्स रजिस्टर स्टूडेंट, और अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं टाइटल इक्वल टू एनालिसिस ऑफ एल्गो, तो यानी तो यानी कि मुझे यहाँ पे वो स्टूडेंट का डेटा मिलेगा जो एनालिसिस ऑफ एल्गो में है, यानी कि A3 एनालिसिस ऑफ एल्गो 1 और AR। अगर मैं इनके बीच में क्या चाहिए, मुझे जो दोनों में हो, अगर इनके बीच में इंटरसेक्शन लगा दूंगी तो मुझे वो मिल जाएंगे। अब देखो इससे पहले मुझे क्या चाहिए, SSN, यहां पर भी SSN ले लिया। इतना करते ही यानी कि मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 2 3, अगर इधर से लूंगी तो 1 2 3 मिलेगा, इधर से लूंगी 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है,
वो निकल के आ जाएगा। यानी कि देखो आपने इन तीनों का नेचुरल जॉइन लगाया, नेचुरल जॉइन लगाने का मतलब ही है कि आपने क्या करा, वो सारे कोर्सेज निकाले जो किसी के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, और वो किस किस के थ्रू रजिस्टर हैं, तीनों को कंबाइन करके आपको वो सारे कोर्सेज मिल गए जो रजिस्टर हैं किसी ना किसी स्टूडेंट के थ्रू। अब उनमें से जिन्होंने डेटाबेस लिया है उनका पहले डेटा निकाल लिया, फिर उनका एसएसएन निकाल लिया, यहाँ पे वो निकाल लिया जो कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में है, और उन दोनों वो निकाले इंटरसेक्शन लगा के जो दोनों में प्रेजेंट है, यानी कि जिन्होंने डेटाबेस भी लिया है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम भी लिया है। अच्छा यहाँ क्या है, बोथ। अब अगर मैं यहाँ पे बोथ की जगह लिख दूं और, यानी कि या तो वो डेटाबेस में हो, द नेम ऑफ द स्टूडेंट रजिस्टर फॉर डेटाबेस और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, या तो उन्होंने डेटाबेस के लिए लिया और एनालिसिस। तो सिंपल क्या होगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। स्टूडेंट आपका कोर्स, अब इसे आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टर्ड है ना, और ऐसे ही नीचे लिखो स्टूडेंट कोर्स रजिस्टर्ड, है ना। अब हमें कौन से चाहिए, जो कि जिनका टाइटल क्या है, डेटा बेस। डेटाबेस मुझे वो टाइटल चाहिए, उनका डेटा चाहिए जिनका टाइटल क्या है, एनालिसिस ऑफ एल्गो, शॉर्ट में लिख दिया। और मुझे उनकी क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो सबसे पहले नेम ले लिए, और यहां पर भी नेम ले लिए, इनके बीच में यूनियन कर दिया, ठीक है। अब देखो वहां पे टेबल नहीं आएंगी बिल्कुल भी बनाने के लिए, ना बनेंगी, ये आपको समझाने के लिए है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाई देखो सिंपल सा एक चीज समझो, क्वेश्चन समझो, आपको एसएसएन नंबर चाहिए उन स्टूडेंट का जो डेटाबेस में और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में है। अब एक चीज बताओ, मैं स्टूडेंट और कोर्स तो डायरेक्टली जोड़ ही नहीं सकती क्योंकि इसमें सारे कोर्सेज पड़े होंगे, रजिस्टर्ड कोर्स इसमें है। अब टोटल कोर्स में से कौन से कोर्स रजिस्टर्ड हैं, और मुझे उनका क्या चाहिए, आपका एसएसएन नंबर चाहिए। तो देखो आप चाहते, आपकी मर्जी थी, आप स्टूडेंट और रजिस्टर में भी लगा सकते थे डायरेक्ट, चाहते तो, उससे कोई, बट मुझे क्या चाहिए था, टाइटल। मुझे जिन्होंने, उन स्टूडेंट का नाम चाहिए जिन्होंने डेटाबेस या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में ले रखा है। तो मुझे कहीं ना कहीं तीनों टेबल को कंबाइन करना है, ये आपको बस डायरेक्ट आना चाहिए कि कंबाइन करना है। अब आपका जो है डिवीजन ऑपरेटर, देखो डिवीजन ऑपरेटर होता क्या है, देखो R1 डिवीजन, ये क्या होगा, R1, R जो है आपकी डिग्री है, R डिग्री मतलब इसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसकी डिग्री है। अब R2 एक टेबल है, S इसकी डिग्री है। इनमें डिवीजन तब हो सकता है जब S जो है सबसेट होगा R का। इसका मतलब क्या है, यानी कि S में कितने, आपके जो R है उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 2, और इसमें कितने एट्रीब्यूट है, 1, यानी कि X आपका एट्रीब्यूट है ना। अब ये इसमें होना चाहिए, यानी कि अगर मैं देखूं R1 जो टेबल है उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं आपके, या कह सकते हैं इसका मैंने डिग्री मानी है R, तो इसमें कितने हैं, W और X, और जो आपकी S है उसमें क्या है, X। क्या S जो है सबसेट है, X प्रेजेंट है, हाँ, तो इनमें डिवीजन हो सकता है। अब
जो एट्रीब्यूट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका R1 माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं R माइनस एस। यानी कि आपके पास डिवीजन का मतलब है, पहले तो नॉन टेक्निकल टर्म में समझो, आपके पास टेबल है R, ये R इसकी डिग्री है। डिग्री मतलब R में कितने एट्रीब्यूट हैं, 2 एट्रीब्यूट है, एक का नाम W है, एक का नाम X है। ये दूसरी टेबल है R2, इसकी डिग्री है S, यानी कि इसमें कितने एट्रीब्यूट हैं, 1। अब X, अब डिवीजन तब हो सकता है जब S जो है सबसेट हो R का। S सबसेट है R का, हाँ, क्योंकि S में X है, X इसका पार्ट है। अब जो फाइनल टेबल आएगी डिवीजन होके वो क्या आएगी, R माइनस एक्स, यानी कि जो एट्रीब्यूट R में तो हो X में ना हो, ये दोनों में है, तो आंसर में क्या आएगा, W। अब एक चीज देखो, इसमें आंसर कैसे आएगा, अब इसमें क्या है, AB। अब जो है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, PQ आपका MR, ये सारे हैं। अब AB के लिए B प्रेजेंट है, हाँ। अब AB के लिए Q प्रेजेंट है, हाँ। अब क्या है A के लिए, जो अब देखो बस सिर्फ AB को देखो, A के लिए M तो मतलब M प्रेजेंट है सिर्फ A के लिए, B के लिए नहीं है। अब इस पॉइंट को समझो कैसे, ये जो 2 हैं आप वो पिक करेंगे इधर की साइड से। अगर सपोज P है तो P A के लिए भी प्रेजेंट हो, P B के लिए भी प्रेजेंट हो, P जो है A B दोनों के लिए प्रेजेंट है, Q भी दोनों के लिए प्रेजेंट है। अब मुझे M जो है A के लिए तो दिख रहा है, लेकिन B के लिए M नहीं है, तो मैं M को नहीं रखूंगी। जो R है वो B के लिए तो है लेकिन A के लिए नहीं है। जो अब A और B के अलावा ये C को नहीं देखना है, क्योंकि A B के लिए देखोगे आप, तो आंसर सिर्फ क्या आएगा, P Q आएगा। यानी कि एज एन आपको देखना है कि जो दोनों में ही प्रेजेंट हो, दोनों के लिए, A के लिए भी B के लिए भी, ठीक है, इसे बोलते हैं डिवीजन। अब आप कहेंगे मैम ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक क्वेश्चन करेंगे उससे बहुत आसानी से समझ आएगा। देखो पहला पॉइंट, डिवीजन उन टेबल के बीच में हो सकता है कि जो पहली वाली टेबल हो और जो दूसरी वाली टेबल पहली वाली टेबल का सबसेट हो, और जो एट्रीब्यूट आएगा यानी कि जो एज एन रिजल्ट एट्रीब्यूट आएगा वो एट्रीब्यूट आएगा जो R1 में प्रेजेंट हो, R2 में ना हो। अब जो R2 में वैल्यूज दे रखी होंगी जो भी, उन दोनों के लिए क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हाँ है। A B के लिए P प्रेजेंट है, A B के लिए Q भी प्रेजेंट, लेकिन A के लिए M प्रेजेंट है पर B के लिए नहीं, B के लिए R प्रेजेंट है लेकिन A के लिए नहीं, ठीक है। अब देखो इसी पे ही 2 क्वेश्चन है आपके। आप जहां वैल्यू लिखी आ जाए ऑल, जहां ऑल लिखा आ जाए यानी कि वहां क्या होगा, डिवीजन होगा। अब देखो आपको वो सारे लिस्ट द कोर्सेज इन विच ऑल स्टूडेंट आर रजिस्टर्ड। आपको एक ऐसा, अगर सपोज मेरे पास 100 स्टूडेंट है तो कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें 100 के स्टूडेंट एनरोल्ड हो। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा, देखो मेरे पास एक रजिस्टर्ड नाम की टेबल है, इसमें SSN है और कोड है। कहने को ये 2 ही हैं, यानी कि मेरे पास 1 2 3 1, इसमें कोड का नाम मैं मान लेती हूँ CS101 CS101 CS101। इसमें जो हैं 4 5 6, 5 में से 7 8 9, 4 में आपके पास ये दे रखा है। आपको पूछा गया है, अच्छा एक सेकेंड, मैं 3 ही स्टूडेंट मानती हूँ ना, एक मिनट, देखो मेरे पास ये 3 कोड है मेरे पास। अब देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पहले रजिस्टर निकाल लिया और मैं एक क्या करती हूँ, स्टूडेंट टेबल बनाती हूँ। स्टूडेंट टेबल बनाया जिसमें SSN, नेम, एड्रेस और मेजर। मेरे पास स्टूडेंट है 1 2
इनका नाम है Z1 Z2 Z3, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आपको यानी कि देखो मुझे वो सारे कोर्स निकालने हैं जिनमें मेरे पास स्टूडेंट है तीन C101 101 में तीनों 4 5 6 में बस एक स्टूडेंट इसका रोल नंबर 5 4 6 में 2, तो मुझे वो सारे कोर्सेज निकालने हैं जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं, प्रेजेंट है। अब देखो अगर मैं ये लिखती हूं कोड SSN, इसे आप डिवाइड के लिए ये भी यूज कर सकते हो। ये आप कहेंगे मैम इसमें तो यही दो थे, हाँ यही दो थे, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, तो लिखने का तरीका बता रही हूँ। अब आपके पास ये टेबल आ गई जिसमें से कि आपने रजिस्टर और कोड की वैल्यू निकाल ली। अब इधर से आपने क्या निकाला, SSN 1 2 3, ठीक है। अब देखो अब आपने क्या, देखो ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। आप ये भी सोच सकते हो कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दोनों तरह से करके दिखाऊंगी। अब पहला मैंने माना कि यहाँ पे सिर्फ 3 स्टूडेंट है और यहाँ क्या 1 2 3 1 2। अब क्या SSN इसका सबसेट है, हाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्या है जो है किसी ना किसी में रजिस्टर्ड है। अब मैं अगर डिवाइड करती हूँ तो देखो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा उस वाली टेबल में सिर्फ क्या आएगा, कोड आएगा। क्यों कोड आएगा, क्योंकि ये वाला जो है इसका सबसेट है तो सिर्फ ये आएगा। अब 1 2 3 के लिए कौन सा कोड प्रेजेंट है, C101। 1 के लिए 4 5 6 है ना, 2 अवेलेबल है ना, 3 अवेलेबल है, तो यानी कि सिर्फ वो कोड बन के आएंगे जो हर एक स्टूडेंट के थ्रू रजिस्टर है। पॉइंट समझो, मेरे पास जो है SSN है, कोड है, मेरे पास ये तीन स्टूडेंट है, यानी कि कॉलेज में 3 ही स्टूडेंट है, मेरे पास टेबल है जिसमें 3 ही स्टूडेंट है और ये तीनों स्टूडेंट C101 में अवेलेबल है। 4 5 6 में सिर्फ 1 प्रेजेंट है और 5 4 6 में सिर्फ 2 प्रेजेंट है, ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। अब मैंने चाहा है वो कोर्सेज जिनमें सारे स्टूडेंट, जितने भी टोटल स्टूडेंट, मेरे पास 3 स्टूडेंट है, तीनों ही प्रेजेंट हो। अब इसमें आपको पता है डिवीजन का क्या है कि अगर ये R1 है और ये R2 है तो R1 डिवीजन R2 तब हो सकता है जब ये इसकी जो डिग्री है, सपोज की डिग्री S है, इसकी डिग्री R है, R जो है वो S जो है R का सबसेट हो, यानी कि S में एक एट्रीब्यूट है SSN, ये इसका पार्ट ही है और इसमें जो आउटपुट में आपका एट्रीब्यूट आएगा वो एट्रीब्यूट आएगा जो इसमें प्रेजेंट हो, इसमें नहीं। अब आपके पास 1 2 3 है, 1 2 3 1 के लिए C101 प्रेजेंट है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, बट क्या 1 के लिए 4 5 6 है क्या, 2 और 3 के लिए है, नहीं। तो इससे आपको वो स्टूडेंट्स मिलेंगे जो क्या है आपके सारे के वो इसमें आपको वो कोर्स मिलेगा एज एन आउटपुट, वो कोड मिलेगा जिसमें कि सारे स्टूडेंट क्या हैं, रजिस्टर हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ कोर्सेज इन विच ऑल ECMP मेजर। अब देखो ECMP मेजर आपके सबसे पहले एक चीज देखो, रजिस्टर्ड, इससे आपने क्या निकाला, SSN और कोड। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जिनका मेजर देखो, अब आप कहेंगे कैसे है, देखो मेरे पास स्टूडेंट थी, उस स्टूडेंट में से मैंने उन स्टूडेंट का नाम निकाला जो ECMP में क्या है आपके लिस्ट ऑफ कोर्सेज, आपको कोर्सेज का नाम निकालना है जो ECMP मेजर स्टूडेंट के थ्रू रजिस्टर है। अब सबसे पहले मैंने उनका SSN निकाला, यानी कि
मेरे पास वो स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर है, एसएसएन है, जो कि जिनकी जो मेजर है, यानी कि मेजर डिग्री किसमें है, ईसीएमपी में, ये 1 2 3 4 है, ठीक है, या 2 ले लो कोई भी। अब क्या करना है, इसमें से वो कोर्सेज निकालने हैं जो सारे ईसीएमपी स्टूडेंट के थ्रू लिए गए हों। जैसे कि मेरे पास रजिस्टर्ड है, आपके पास है एसएसएन और यहाँ है कोड। अब देखो मेरे पास है 1, कोड है मेरे पास 546 546 2 789 789 1 2। अब ये 4 के थ्रू लिया गया 689, 5 के थ्रू लिया गया 489, ठीक है। अब पॉइंट समझो, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा था, मैंने उन स्टूडेंट में से सिर्फ उन स्टूडेंट का डेटा निकाला जिनकी जो मेजर डिग्री है वो ईसीएमपी में है, पहला पॉइंट तो ये। और उनकी जिनकी डिग्री ईसीएमपी है उनका सिर्फ एसएसएन निकाला, यानी कि रोल नंबर 1 और 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मेजर डिग्री किसमें है, ईसीएमपी में। ये एक टेबल दे रखी है रजिस्टर नाम की, जिसमें से ये मैंने जान के इसलिए लिखा है क्योंकि जरूरी नहीं है, यहाँ पे 2 ही एट्रीब्यूट है, हो सकता है आगे बहुत सारे एट्रीब्यूट भी दे रखे हैं, तो हमने रजिस्टर टेबल में से एसएसएन एंड कोड निकाल लिया। अब आप देखो ये जो है ये इसका क्या है, ये एक टेबल है, इसकी डिग्री है एस, ये इसकी डिग्री है आर, तो आर जो है सबसेट है एस का। अब जो मुझे एज एन रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे कोड मिलेगा, क्योंकि जो इसमें प्रेजेंट हो इसमें नहीं। 1 जो है आपका किसके, 1 और 2 5 4 6 के थ्रू, दोनों के थ्रू लिया गया है, जो 1 और 2 है वो 7 8 9, यानी कि ये वो 2 कोड हैं जो सारे स्टूडेंट्स के थ्रू लिए गए हैं जो ईएनसीपी पढ़ रहे हैं। अब देखो जो है आपका 6 8 9 वो 4 के थ्रू लिया गया, 4 8 5 5 के थ्रू लिया गया है, या 7 7 7 सिर्फ 1 के थ्रू लिया गया है। जब आपको बोला जाए सारे स्टूडेंट निकालने हैं, ऑल स्टूडेंट, तो पॉइंट समझो, आपने सबसे पहले स्टूडेंट टेबल से क्या निकाले, वो स्टूडेंट निकाले जो ईसीएमपी मेजर में एनरोल्ड है, उनकी एसएसएन निकालनी। ये वो टेबल है जिसमें कि सारे स्टूडेंट हैं और मतलब एसएसएन है, उनकी कोड है। अब मुझे वो स्टूडेंट्स के कोड निकालने हैं जिनमें सारे एनसीपी के स्टूडेंट क्या है, एनरोल है। अब 2 ही स्टूडेंट हैं, 1 और ये 2, 5 4 6, यानी कि 5 4 6 ऐसा कोड है जिसमें दोनों स्टूडेंट जो ईएनसीपी मेजर था एनरोल है। 7 8 9 में भी दोनों हैं, 1 सिर्फ 7 7 में 1 एनरोल्ड है, 2 एनरोल्ड नहीं है। तो इससे मुझे वो सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि वो सारे कोर्स मिल जाएंगे, सॉरी वो सारे कोर्स के कोड मिल जाएंगे जिसमें सारे स्टूडेंट ईएनसीपी के एनरोल्ड है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जैसे सपोज 1 है वो ईएनसीपी है लेकिन सेकंड ने एनरोल नहीं किया। जब आपको टोटल ऑल निकालना होता है, मुझे वो कोड निकालना है जिसमें इस कॉलेज के सारे स्टूडेंट एनरोल्ड हो, तो अब आपको क्या यूज करना होता है, डिवाइड यूज करना होता है, ठीक है। तो आपका डिवाइड एंड रीनेम ऑपरेटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू। हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।